Hello friends, today I Avnay Kumar welcome you all on my YouTube channel that is Agriculture Student Academy। स्वागत है आपका वंस अगेन फ्रेंड्स इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 जो कि अपना प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ज्यूनिलिटी एंड फ्लावर बर्ड डेफिनेशन, अनफ्रूटफुलनेस, पॉलिनेशन, पॉलिनाइजर एंड पॉलिनेटर्स, fertilization and parthenocarpy, and at last medicinal and aromatic plants। फ्रेंड्स मैंने जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है देखिए फ्लावर बर्ड डिफ्रेंशिएशन, इसके रिलेटेड ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने इसका मेंशन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे हॉर्टिकल्चर से जितने भी यूनिट कवर हुए हैं उस सबके वीडियो आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जाके एक बार देखिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो फ्रेंड्स पहले बता दूं ट्रेनिंग और प्रूनिंग में डिफ्रेंसिएशन क्या है, कैसे आप ये समझ सकते हैं देखते ही कि इसमें इस पेड़ में या फिर इस प्लांट में ट्रेनिंग किया गया है या प्रूनिंग किया गया है। फ्रेंड्स ट्रेनिंग क्या होता है ना, किसी भी एक प्लांट को प्रॉपर शेप देना ताकि उसके जो तने होते हैं, तने ब्रांचेस, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जो है वो कैरी कर सके, इसको ट्रेनिंग कहते हैं। ठीक है। प्रूनिंग में क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसके जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, इसको रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स, ताकि उसका जो ईल्ड है ना, ईल्ड यानी कि उसका जो बढ़ोतरी है, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन है उसमें जो फ्रूट्स आएंगे या फिर उसका जो ब्रेथ, हाइट, लेंथ जो भी बढ़ेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो। ठीक है। और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, इसलिए किया जाता है प्रूनिंग। अब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ट्रेनिंग मैंने जैसे बताया कि होता क्या है, मैं बता दूंगा फिर से। ट्रेनिंग रेफर्स टू द judicious removal of plant parts to develop proper shape of a plant capable of bearing heavy crop। तो जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट का हम ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि हम उस पेड़ को ऐसा स्ट्रक्चर में काटें ताकि उसके जो ब्रांचेस हैं, सटे हुए इससे जो ब्रांचेस हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कैरी हो सके। अब सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स, एक हाथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन कब उठा पाओगे, जब एक हाथ में आपका ज़्यादा ताकत होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन फ्लो होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन फ्लो होगा एक हाथ में। तो सीधी सी बात है ना फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक तने को जितना ज़्यादा मोटा रखोगे, जितना ज़्यादा थिन रखोगे, थिक रखोगे, मतलब मोटा रखोगे, उतना ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी होगा फ्रूट को बियरिंग करने में, मतलब रखने में, अपने पास होल्ड करने में। समझ आ रहा है फ्रेंड्स ट्रेनिंग किसको कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब इसके ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्या है ना फ्रेंड्स, मैं इसे पढ़ के समझाता हूँ फ्रेंड्स, ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कहता है फ्रेंड्स, पहला ऑब्जेक्टिव, टू एडमिन मोर सनलाइट एंड एयर टू द सेंटर ऑफ द ट्री एंड टू एक्सपोज मैक्सिमम लीफ सरफेस टू द सनलाइट। समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप, इसमें बताया गया है हम ट्रेनिंग इसलिए किया करते हैं ताकि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट, एयर एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लीफ का सन के सामने होगा उतना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और फूड को बना पाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी और वो ग्रो करेगा। ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है ना फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, क्या क्यों करते हैं हम ट्रेनिंग, क्या कारण है ट्रेनिंग करने का, वो बताया जाता है इसमें। ठीक है। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं फ्रेंड्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव बताता है ना फ्रेंड्स कि टू डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ट्री सो दैट वेरियस कल्चर ऑपरेशन सच एज स्प्रेइंग एंड हार्वेस्टिंग आर परफॉर्म एट द लोएस्ट कॉस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होगा कि अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो उससे फ़ायदा भी है। जैसे कि आपने एक पेड़ लिया, उसके जो लीव्स है या फिर उसको एक प्रॉपर शेप मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके ब्रांचेस जो है अब वो बेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट। अब इससे फ़ायदा दो होगा फ्रेंड्स, एक तो आपका कॉस्ट कम लगेगा, जैसे आपको स्प्रेइंग, हार्वेस्टिंग, कटाव में
मैंने इस पिछली वीडियो में हार्वेस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है क्या होता है, आपको भी पता ही होगा फ्रेंड्स फार्मर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग जब वो करते हैं तो उनमें जो कॉस्ट लगेगा उनको, अब फ्रेंड्स वो लेबर मंगवाएंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे, या फिर मशीन्स आ गए हैं उसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वो पहले से ही ट्रेनिंग करेंगे ना, मतलब ये प्रोसेस अगर करेंगे, तो उनको फ़ायदा ये होगा कि कम से कम पैसा में उनका ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग होगा, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इस सेकंड ऑब्जेक्टिव में यही बताया गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगले ऑब्जेक्टिव और चलते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव बताता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे ये है, वो बताता है फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम सनबर्न एंड वाइल्ड डैमेज। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पेड़ को, क्रॉप को, कैसा भी क्रॉप हो, उसको कुछ ना कुछ डैमेज होने का डर रहता है, पेस्ट से, एनिमल से, या इन्वायरमेंट से। ज़्यादा गर्मी हो गया तो अगर आप ट्रेनिंग करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप ट्रेनिंग करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लीफ को मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इक्वली मिलेगा हर एक लीफ को, हर एक ब्रांचेस को, हर एक पेड़ को, जिसकी वजह से सनबर्न नहीं होगा। सनबर्न इन द सेंस फ्रेंड्स, उसे देखा होगा आपने कि कुछ लीव्स होते हैं जो होते हैं ग्रीन है, लेकिन धीरे 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 डैमेज हो जाते हैं और वो झड़ जाते हैं। तो क्यों होता है फ्रेंड्स? वो सनबर्न की वजह से ही होता है, ठीक है। और विंड डैमेज तो आप समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स, हवा चलते रहते हैं, सॉरी विंड डैमेज था फ्रेंड्स, वाइल्ड डैमेज नहीं था, विंड डैमेज था। विंड डैमेज तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, हवा चलते रहते हैं, हवा चलते रहेगा लगातार हर दिन, तो उसमें से बहुत सारे लीव्स गिरेंगे। अब लीव्स गिरेंगे तो फ्रेंड्स, लीव्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, क्योंकि वही है जो खाना बनाने का काम करता है, ठीक है। अब वही नहीं रहा प्लांट्स, किसी पेड़ में अगर लीव्स ही नहीं रहेंगे तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, वो ग्रो कैसे करेगा, उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जो कि हमारा है फोर्थ ऑब्जेक्टिव, जो कि है टू सिक्योर अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट्स बियरिंग प्लांट्स ऑन द मेन लिम्स ऑफ द प्लांट। इस ये पॉइंट समझ रहे हैं फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है ना कि एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, किसी भी ट्री के ब्रांच पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट को बेयर कर सके। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एक हाथ है, ठीक है, अगर आपका हाथ बैलेंस होगा, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपका हाथ बैलेंस होगा। अब आप उस हाथ में 20 किलो पकड़ लीजिए, 30 किलो पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, या फिर मिनिमम 500 ग्राम उठा लीजिए, आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि आप ज़्यादा अमाउंट उठा रहे हैं। अब डेली देखिए, डेली का आप मान लीजिए 30 का अप डाउन करते हैं, 30 किलो लेके अप डाउन करते हैं। अब उससे कम का किसी दिन अगर आपको उठाना पड़ जाए तो वो कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसा ही इसमें बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर हम ब्रांचेस को, जो ट्री के ब्रांचेस होते हैं, उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा हो तना उसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट बेयर कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट बेयर करेगा तो प्रोडक्शन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग में जानेंगे फ्रेंड्स कि कैसे करते हैं ट्रेनिंग। तो हम सीख लें कि क्यों, कब करते हैं, उसके फ़ायदा इस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में हमने ये जान लिया, लेकिन प्रिंसिपल कैसे करेंगे कि हमें ये सब फ़ायदा अचीव हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे। फ्रेंड्स पहला जो पॉइंट है ना, वो ये बता रहा है, पहले हम पढ़ लूँ, मैं पढ़ के बाद बता दूँ। फॉर्मेशन ऑफ द मेन फ्रेमवर्क मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। मेन फ्रेमवर्क है ना फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, उस देखिए हर एक ब्रांचेज जो उसका रूट होता है, रूट से लेके उसके टॉप ब्रांच तक का जो डिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। ये मान लीजिए आपका ट्री है, ठीक है, और ये आपका नीचे रूट है, ये वाला, ये आपका रूट है, ठीक है, नीचे रूट है, और ये जो है आपका एक शूट मान लीजिए, इसको आप शूट कह लीजिए, ठीक है, इसको शूट कह लीजिए। तो ये शूट है आपका, ठीक है। अब इसमें से तने निकले रहते हैं, ब्रांचेस निकले रहती है, तो रूट से लेकर यहाँ तक का जो न्यूट्रिशन क्वांटिटी होगा ना, फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो नहीं होगा अच्छा, वो फ्रेमवर्क उसी के बारे में बात किया जा रहा है, शूट के बारे में, अगर वो अच्छा ना हो तो बहुत ख़राब हो जाए थिंग, और इसका प्रोडक्टिविटी उस क्रॉप का या उस पर्टिकुलर प्लांट का तो ख़राब हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंड्स, द ब्रांचेस मस्ट बी सुटेबल
spaced apart and the tree must be balanced on all the side. आपने यो देखा है फ्रेंड्स? हाँ हाँ, वो ऐसे वाला फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे 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 समथिंग लाइक ऐसे होता है, जिसमें यहाँ 4 गो बेयरिंग्स रहती हैं और बीच में एक सर्कल होता है, बीच में हम हाथ डाल के उसको घुमाते हैं। वो चारों साइड से इक्वल होता है, आपने देखा होगा ध्यान से, तो चारों साइड से इक्वल होता है। आप घुमा लीजिए, कुछ भी हो, आप एक अंगूठा पे उसको रख के घुमा सकते हैं क्योंकि बैलेंस है। इसमें भी वही बात बताया गया है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बताया गया है आपका जो मेन फ्रेमवर्क होगा ना, वो इतना, उसका जो ब्रांचेस लगेंगे उसमें से, वो इतना स्टेबल होना चाहिए कि अगर उसमें एक दो फ्रूट ज़्यादा भी आ गए, उस पर्टिकुलर ब्रांच में एक दो फ्रूट ज़्यादा भी आ गए, तो आपका जो शूट है वो बैलेंस कर ले उसको, या फिर अपोजिट का जो उसका ब्रांच है वो उसको बैलेंस कर ले, ताकि विंडी या कुछ अर्थ को जैसा कुछ या फ्लड जैसा कुछ माहौल आए तो वो हिले ना ज़्यादा। समझ रहे हैं? विंडी मौसम हुआ तो संभाल ले खुद, ठीक है, यही बताया गया है। और ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आपके जो ब्रांचेस हैं ना, वो कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके रूट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, जो बहुत गलती होता है, ये एक यहाँ है तो एक यहाँ हो, फिर एक यहाँ हो, फिर एक यहाँ हो। आप समझ रहे हैं फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब एक यहाँ क्रॉप, यहाँ ब्रांच है आपका, तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए। तो उसके हिसाब से जो फार्मर्स है वो ट्रेनिंग करते हैं, ताकि जो गैप है किसी भी दो ब्रांच के बीच में वो फिक्स हो, ठीक है, ताकि जो फ्रूटिंग आए उसमें भी कुछ स्पेस हो और वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। अब दोनों सटे हुए फ्रूट्स आएंगे तो कैसे ग्रो कर पाएंगे फ्रेंड, न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल यही बताया गया फ्रेंड्स। सेकंड जो बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, वो है नेवर अलाउ सेवरल ब्रांचेस टू ग्रो एट वन प्लेस। ठीक है फ्रेंड, समझ रहे हैं इसका बात? कभी भी एक ब्रांच को, जैसा मैंने ऊपर बताया है, एग्जाम्पल भी दिया कि कभी भी एक शूट में एक तरफ ब्रांच लगा है, उसके जस्ट नीचे एक ब्रांच नहीं होना चाहिए, या उसके जस्ट ऊपर एक ब्रांच नहीं होना चाहिए। उसके लेफ्ट साइड में कुछ ऊपर ब्रांच हो, या उसके लेफ्ट राइट साइड में जिस तरफ वो ब्रांच है उसके ही कुछ ऊपर हो, फिक्स ऊपर हो। जैसे मान लीजिए 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए या 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी दो ब्रांच के बीच में एक पेड़ का। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरा बात? सूट से अगर नाप रहे हैं, ठीक है, शूट की तरफ से नाप रहे हैं तो एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो न्यूट्रिशन का जो सप्लाई है और उसका जो ग्रोथ है, जो उसको ग्रोथ करने के लिए स्पेसिंग चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा उस फ्रूट को, और वो ग्रो नहीं कर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और वेरी नियर ईच अदर, बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। एक मिनिमम फिक्स हाइट रखिए किसी भी दो ब्रांच के बीच में, यही बताया गया है सेकेंड प्रिंसिपल। अब थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं, वो बताता है फ्रेंड्स, केयरफुली ट्रेनिंग ऑफ मेन ब्रांचेस इज वेरी एसेंशियल। फ्रेंड्स, मेन ब्रांच जो होता है ना, मेन तना, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि एक पेड़ है, ठीक है, ब्रांच है, ठीक है, मैंने बस ड्राइंग पे ध्यान रखिए, पीछे क्या लिखा हुआ उस पर ध्यान मत दीजिए, ड्राइंग है। अब ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स, इस ब्रांच से 2 निकले हों, फिर इससे 2 निकले हों, फिर इससे 2 निकले हों। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यही कहना चाह रहा है। अब उसको आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि केयरफुली ट्रेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो फ्रूट ग्रो हो ना, उसको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिले, साथ ही साथ स्पेसिंग मिले। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मेन बात सिर्फ फ्रूट का ख्याल रखा गया, फ्रूट का रखा गया है हर एक लाइन में, कि फ्रूट को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना ही स्पेसिंग में, ना ही न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में, ना ही अदर चीज़ में। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है फ्रेंड्स हमारा, वो है अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रेनिंग इज दैट इफ 2 branches are grown at the same point, try to train them to grow at the wider angle। देखिए फ्रेंड, पहला थर्ड में जो प्रिंसिपल बताया गया केयरफुली, देखिए फ्रेंड, थर्ड में जो बताया गया था ना, इसमें केयरफुल ट्रेन ऑफ मेन ब्रांचेस इज वेरी एसेंशियल, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया है फोर्थ में। कैसे बताता हूँ, देखिए, अगर आपका पेड़ में ब्रांच है ऐसे, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें बताया ना, फोर्थ पॉइंट में क्या बताया मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस तरह ट्रेनिंग करना है कि इन 2 ब्रांचेस के बीच में, इसमें से जो ब्रांच निकला गया और एक ये सीधा चला गया है, इन दोनों ब्रांच में, बीच के ब्रांच में ज़्यादा से ज़्यादा एंगल रखिए, वाइडर एंगल रखिए, ये वाला एंगल,
ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा रखिए ताकि इन दोनों जो है ना कभी ज़्यादा पास ना आ जाए। तो स्पेसिंग का तो आप मेंटेन कर ही रहे हैं। बचा न्यूट्रिएंट क्वांटिटी, तो आप वो तो पानी आप दीजिएगा या फिर कुछ दीजिएगा तो पेड़ अपने हिसाब से वो कर लेगा मैनेज, वो दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। और नैरो एंगल इज ऑलवेज वीक, इसका यह मतलब है ना फ्रेंड्स, आपको इतना ज़्यादा भी नहीं नैरो कर देना है ना, आप समझ रहे हैं, टहनी को इतना भी ज़्यादा नहीं उसको मोड़ देना है, ज़्यादा स्पेस दे देना है कि वो टूट जाए, उसमें फल आए, एक ही फल आए और वो टूट के गिर जाए टहनी, ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक सुटेबल एंगल पे उसको सेपरेट करना है उस ब्रांच को, ताकि स्पेसिंग मेंटेन रहे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्रिंसिपल तो हो गए ट्रेनिंग के, अब आते हैं मेथड्स। तो मेथड्स में मैंने 3 मेथड बताए हैं फ्रेंड्स। एक है सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेकेंड है ओपन सेंटर और वास्ट सिस्टम, और थर्ड जो है फ्रेंड्स वो है हमारा मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको मॉडिफाइड समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो प्लीज़ प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला जो फ्रेंड्स मेथड वो है हमारा सेंट्रल लीडर सिस्टम। फ्रेंड्स सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है, मैं मतलब बताता हूँ ड्राइंग से, डायग्राम से। फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल पेड़ है, ठीक है। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये बताया गया है कि आप कुछ ऐसा कोन जैसा, समझ रहे हैं, कुछ कोन जैसा इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। जिसकी वजह से जो ये जो ट्री है ना, ये जब ग्रो करे, ये ट्री जब ग्रो करेगा तो एक प्रॉपर शेप में ग्रो करेगा। ये तो अलग तरीके हैं फ्रेंड्स ट्रेनिंग करने का, उसमें से ये एक तरीका है, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप ये सेंट्रल लीडर सिस्टम है ना फ्रेंड्स, इसको खींचिए, इसको खींच के एक इसका सपोर्ट दे दीजिए इसमें, एक रस्सी का, बांस का, या फिर किसी पोल का, किसी भी चीज़ का आप दे सकते हैं। ये देने का बाद क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, आप इसको छोड़ देंगे। अब ये सेंट्रल लीडर सिस्टम ऊपर ग्रो करते जाएगा और इसके साइड के जो ब्रांचेस हैं ना वो अपने आप ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया है कि किसी भी 2 ब्रांच के बीच में स्पेसिंग जो है ना वो कम है। अगर आप अच्छी तरह से चाहते हैं कि आपका क्रॉप को न्यूट्रिशन मिले, हर एक फ्रूट अच्छी तरह से खिले फले, तो उसके लिए आप प्लीज़ ध्यान रखें और ट्रेनिंग करें। चलिए फ्रेंड डिफिनीशन पे आते हैं। अगर आपको कुछ मेरे एक्सप्लेनेशन से कुछ थोड़ा हिंट मिला होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा डिफिनीशन, वरना ये भी मैं समझाने ही वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें बताया है, इन दिस सिस्टम द सेंट्रल लैडर ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो indefinitely so that it will grow more rapidly and vigorously। बताया गया है फ्रेंड्स कि सेंट्रल लैडर सिस्टम होता है ना, ये देखिए दिख रहा है ना, सेंट्रल लैडर सिस्टम जो होता है फ्रेंड्स, उसको इस तरह हम कुछ ऐसे टेक्निक्स लगाते हैं जिसकी वजह से जो सेंट्रल लैडर सिस्टम है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। यानी कि देख लीजिए, सेंट्रल लैडर सिस्टम को खींच के अगर सीधा कर दें, अब रबर नहीं है फ्रेंड जो खींच के सीधा खींचेगा, वैसा अलग खींच के सीधा मत समझिएगा वैसा नहीं करना है आपको उसको सपोर्ट देना है। सेंट्रल लैडर सिस्टम जो उसका टिप होता है उसको सपोर्ट देना है, रॉड की मदद से, स्टिक की मदद से, जैसा भी आप समझे उसकी मदद से आप उसको सपोर्ट दीजिए, ठीक है। सपोर्ट देने के बाद क्या होगा ना फ्रेंड्स, वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, ठीक है। आप मनी प्लांट देखें फ्रेंड्स या ग्रैप्स का फ्रूट, उसको जैसे सपोर्ट मिलता है तो कैसे रस्सी की तरह चढ़ने लगता है एकदम उसके, और तब तक वो चढ़ते जाता है जब तक उसको सपोर्ट मिल रहा है। वैसे आपको इसको करना है, इसको इतना लंबा सपोर्ट देना है कि अच्छा ग्रो कर जाए, अच्छा हाइट तक, ठीक है। उसकी वजह से वो तो रैपिडली ग्रो करेगा ही। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, देन द स्लाइड ब्रांचेस एंड ट्री बिकम टॉलर। साइड ब्रांचेस और ट्री जो है वो बड़ा बन जाएगा, एक हाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अ सच ट्री बियर्स फ्रूट मोर नियर द टॉप। तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा उसका हाइट होगा ना, उस हाइट से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत पास उसके फ्रूट लगेंगे। ये फिक्स होता है फ्रेंड, हर फ्रेंड्स का आप देख लीजिए। उसके जो नीचे वाले पार्ट्स होता है ना फ्रेंड, उसमें कम फ्रूट लगेगा, लेकिन उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है ना, सेंट्रल लैडर सिस्टम के पास वाला जितने भी ब्रांचेस होंगे, जैसे देख लीजिए यहाँ नीचे में छोटा सा ब्रांच है, इसी में फ्रूट लगेगा, ठीक है। नीचे जितने भी क्रॉप्स है उस पर लगने का चांस कम है। देखिए ये नीचे वाला जो है उस पर लगने का चांस कम है। द लोअर ब्रांचेज आर लेस वाइगरस एंड लेस फ्रूट। नीचे वाले जो होंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें कम से कम फ्रूट लगेगा और कम से कम ये ग्रो करेगा, ठीक है। वैसे दिखा रहा है ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको ग्रो ऐसे करवाया जा रहा है। मेन जो फ्रूटिंग होगा ना फ्रेंड्स, वो ऊपर वाले पे होगा, ऊपर वाले जो सेंट्रल लैडर सिस्टम में जितने पास होगा उसी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करेगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको सेंट्रल लैडर सिस्टम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ओपन, सेंट्रल और वास्ट सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये होता क्या है,
पहले डिफिनेशन समझ लें। द मेन स्टेम इज अलाउड टू ग्रो ओपन ओनली up to a certain height of about 1.5 to 1.8 meter and then it cut for development. ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ लैडर ब्रांचेस इट अलाउज फुल सनशाइन टू रीच ईच ब्रांचेस। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ होता है क्या है ना फ्रेंड्स। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको ड्राइंग से, ठीक है। ड्राइंग से आपको अच्छी तरह से, ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, इतना बड़ा सा ड्राइंग, ठीक है, आपके लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स इस ड्राइंग में देखिए ना, ये जो नीचे आपका रूट है ना, यहाँ तो नीचे रूट है, आप समझ रहे हैं, नीचे रूट होता है, ठीक है। ये जो है आपका शूट है, ठीक है, शूट है आपका। अच्छा, करते क्या है ना फ्रेंड्स, हम रूट और जो टिप है आपका सेंट्रल लैडर सिस्टम इस तक और इस शूट के बीच में, रूट से कुछ इंच ऊपर, जैसे 1.5 और 1.8 लिखा था ना, उतना ही हाइट पे इसको हम कट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कट किया गया है, 1.5 ले लीजिए आप, ठीक है, 1.5 ले लीजिए आप, 1.5 के हाइट पे इसको कट किया गया है, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स, ताकि जो मेन न्यूट्रिशन का क्वांटिटी है वो सिर्फ मेन ब्रांचेस में जाए। ये देखिए ऐसे ब्रांचेस में जाए, ठीक है। और इन ब्रांचेस को ऐसे फैला के जानबूझ के ऐसे फैला के, देख रहे हैं ना कैसे फैलाया गया है ये सब ब्रांचेस को। ये डेफिनेशन में ये लिखा गया है फ्रेंड्स, डेफिनेशन में लिखा गया है जानबूझ के ऐसे ग्रो कराया जाता है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड ब्रेइंग हो, इसको न्यूट्रिशन राइट अमाउंट में मिले और अच्छी तरह से ग्रो। आप समझ पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा थर्ड मेथड है, वो है हमारा मॉडिफाइड लैडर सिस्टम। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना एक इंटरमीडिएट सिस्टम है। ऊपर वाला सिस्टम था ना आपका, ये जो है ओपन सेंटर सिस्टम, ये और ये सिस्टम मॉडिफाइड सिस्टम, ये दोनों, ये जो ऊपर वाला है ना, ये इसके बीच का है। होता क्या है ना फ्रेंड इसमें कि मैं डेफिनेशन देखता हूँ। इट इज़ डेवलप बाय फर्स्ट ट्रेनिंग द ट्री to the ladder type by allowing the central axial to grow unbound for the first 4 or 5 years। होता क्या है फ्रेंड्स, 5 से 4 साल के लिए क्या किया जाता है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें फार्मर्स बहुत ही कम ही हाथ डालते हैं कि इसको प्रोसेस को अपनाएं। होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो ट्री है ना, नॉर्मल से कोई भी ट्री लिया जाएगा, इन दोनों में से कोई भी, ठीक है, और फिर उसमें क्या किया जाएगा, आपको ग्रो करवाया जाएगा किसी भी क्रॉप को, ठीक है। आप एक क्रॉप ग्रो करवाया, उसको आपने न्यूट्रिशन दिया, सब चीज़ दिया। हुआ क्या ना फ्रेंड्स, आपको इस टाइप के ट्री में फर्स्ट ट्रेनिंग में, पहला जब ट्रेनिंग करेंगे इस पेड़ का, सबसे पहला ट्रेनिंग जब करेंगे, तो इसका जो लैडर होगा ना, सेंट्रल लैडर सिस्टम, आपको पता होगा कौन सा पार्ट है, सबसे टॉप वाला पार्ट, सेंट्रल लैडर सिस्टम जो होगा ना फ्रेंड्स, वो उसको बिना कुछ छेड़े छाड़े कुछ नहीं किया जाएगा, उसको नॉर्मली छोड़ दिया जाएगा 4 से 5 साल के लिए। जैसे ग्रो कर रहा है वो ऐसा ग्रो कर रहा है, ये दूसरे ड्राइंग की तरह या पहले ड्राइंग की तरह ऐसे ग्रो कर रहा है, जैसे ग्रो कर रहा है उसको ग्रो करने दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा 5 से साल। उसके बाद क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, जो सेंट्रल स्टेम होगा ना, सेंट्रल स्टेम मतलब ये वाला फ्रेंड्स, ये आप समझ रहे हैं ना, इसको कहता है सेंट्रल स्टेम, ठीक है। सेंट्रल स्टेम जो होगा फ्रेंड्स, उसको ओपन सिस्टम की तरह ग्रो करवाया जाएगा। आप ओपन सिस्टम देख रहे हैं ना, ये वाला, इसकी तरह ग्रो करवाया जाएगा। दिक्कत ये है ना फ्रेंड्स, ये दोनों मिक्सचर है, मतलब इसमें ये जो पहला ड्राइंग है आपका सेंट्रल लैडर सिस्टम, मतलब सेंट्रल लैडर सिस्टम वाला, ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट और ओपन सेंटर सिस्टम जो है ये वाला पार्ट, इन दोनों का मिक्सअप है ये, आप समझ पा रहे हैं ना। उसको पहले 5-6 साल के लिए छोड़ दिया जाएगा, ग्रो करो भाई, आराम से ग्रो करो, खाओ पियो आराम से रहो। 5-6 साल 5 या 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, उसके ब्रांचेस को कट कर देंगे, मतलब नीचे सूट जो है नीचे का कुछ पार्ट लेंगे, कुछ सेंटीमीटर जैसे इसमें लिया गया था ये वाला ड्राइंग में, और उसका कुछ पार्ट कट कर देंगे, रूट उसका ब्रांचेस, और सिर्फ ऊपर वाला पार्ट को छोड़ दिया जाएगा जिसमें फ्रूटिंग आएगा, बस। उसको जब इसमें फ्रूट्स आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इतना ही होता है। चलिए फ्रेंड्स आप बात हैं प्रूनिंग में। फ्रेंड्स ट्रेनिंग और प्रूनिंग, थोड़ा प्रूनिंग आपको चैप्टर लग सकता है, लेकिन आपको अगर
ट्रेनिंग समझ में आ गया ना, और प्रूनिंग समझ में आया, बेसिक क्या है, क्या करते हैं, तो मेथड्स कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको बहुत आसानी समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, प्रूनिंग पे आया था। प्रूनिंग में बताया था फ्रेंड्स कि रूट, लीफ या फ्लावर या फ्रूट, प्लांट के जो एक पार्ट होता है, उसको क्या किया जाता है ना, रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उस क्रॉप का हम यूज़ कर सकें, कंज्यूम कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है। अब मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज अ जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा टू ऑब्टेन गुड एंड क्वालिटेटिव वेट। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव ये बताता है ना फ्रेंड्स कि कैसे करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, ट्रेनिंग ऑफ यंग ट्रीज। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा ना, प्रूनिंग का पहला ऑब्जेक्टिव ये है, उसमें ट्रेनिंग घुसा दिया पहला ऑब्जेक्टिव में। ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा यंग, यानी कि सबसे ज़्यादा कम उम्र वाले प्लांट को कीजिए, ठीक है। ये पहला इसका ऑब्जेक्टिव है, करना ही है फ्रेंड्स, ज़रूरी है करना, आगे पता चलेगा फ्रेंड्स क्यों। मेंटेनेंस ऑफ ग्रोन अप ट्रीज, दैट इज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ बियरिंग प्लांट। जो प्लांट आप लगाए हैं उसका हेल्थ देखते रहिए, यानी कि उसको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन दीजिए, वाटर दीजिए, सनलाइट देखिए उसको मिल रहा है कि नहीं, फिर इन्वायरमेंट उसका कोशिश कीजिए कि मेंटेन रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, वगैरह वगैरह, ये सब, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, ब्रिंग वाइग्रस इन ओल्ड ट्री। ब्रिंग विगरस मतलब फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए जो ओल्ड ट्रीज है ना उसको जल्दी जल्दी ग्रो करना, ठीक है, कोशिश कीजिए प्रूनिंग में, और इस पॉइंट का यही मतलब होता है। चलिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रिंसिपल कहता है ना कि जो यंग ट्री है ना उसको प्रून कर दिया जाए, ताकि वो एक सॉरी, जो भी एक यंग ट्री है उसको प्रून कर दिया जाता है ट्रेन करने के लिए, मतलब उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए। ट्रेनिंग मतलब ही प्रॉपर शेप देना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला प्रिंसिपल यही है कि किसी भी एक यंग प्लांट को लो, किसी भी एक यंग प्लांट को जो अच्छी तरह से यंग हो, अच्छा ही, जो उसका मतलब एक सर्टेन हाइट तक ग्रो कर गया हो, जो उसका यंगस्टर एज हो, उसके हिसाब से उस एज में क्या करो ना, आप एक उसको एक शेप दो, प्रॉपर शेप दो, ताकि वो उसका ब्रांचेस जो है वो हेल्दी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड बेयर कर पाए, वगैरह वगैरह, इन सब बातों का ध्यान रखते हो। सेकेंड प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, इन बियरिंग ट्रीज लाइट, pruning is done to stimulate fresh growth, it bearing flower birds on fresh water। तो फ्रेंड्स, सेकंड प्रिंसिपल ये बताता है ना, जो ट्रीज बियर करते हैं फ्रूट्स, ठीक है, उनमें लाइट प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है, ताकि ग्रोथ जो हो ना बहुत फ्रेश। प्रूनिंग तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो मैं बार बार डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्रूनिंग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फल उसमें ग्रो करे, नया से नया, और उसको हम कंज्यूम कर सकें। तो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड, जितना ज़्यादा न्यू ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा न्यू ग्रोथ होगा, उतने ज़्यादा नए फ्लावर्स आएंगे, नए फ्रूट्स आएंगे, नए बर्ड्स आएंगे, वगैरह वगैरह। इन्हीं बातों का ध्यान रख के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट पे आता है, जो कि है ओल्ड ट्री, जो कि पुराने ट्रीज होते हैं ना फ्रेंड, जो मरने के कगार पे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग किया जाता है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू बर्ड, फ्लावर्स या फ्रूट आ सके, और उसको हम कंज्यूम कर सकें। ये इसलिए भी किया जाता है फ्रेंड्स, ताकि हम वाइग्रस जो जल्दी से जल्दी ग्रो करते हैं फ्रूट्स को, उनको स्टोर करके रखने में भी हेल्पफुल होता है। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। फोर्थ प्रिंसिपल ये बताता है ना फ्रेंड्स, ऑल द डिजीज्ड, वीक, डेथ और शेप ब्रांचेस मस्ट बी रिमूव। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके कुछ ब्रांचेस जो होते हैं ना, या कुछ फ्लावर्स, या कुछ उनके फ्रूट्स, या कुछ उनके बर्ड्स, वो डिजीज्ड होते हैं, ख़राब होते हैं, आपको दूर से ही देखने में पता चल जाएगा। तो उस ब्रांच को ख़त्म कर दीजिए, काट दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए, निस्तनाबूद कर दीजिए, इसलिए क्योंकि वो पूरे प्लांट में फैल सकता है और उस प्लांट को डैमेज कर सकता है, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड, प्रिंसिपल हो गया। अब आते हैं मेथड्स पे। मेथड इसमें ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, इसको आपको आसानी होगा समझने में, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 मेथड्स है, वो छोटे छोटे। पहला जो है फ्रेंड्स वो है हेडिंग बैक। हेडिंग बैक में क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसका सबसे जो टॉप वाला पार्ट होता है ना, सेंट्रल हेड है, जो उसमें बताया था टॉप वाला पार्ट, पेट का सबसे टॉप वाला पार्ट, हाँ, पेट का सबसे टॉप वाला पार्ट होता है,
पेड़ का ये वाला सबसे टॉप वाला पार्ट, इसको हमें ना काटते हैं, ठीक है, काटते हैं और यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसमें यही होता है, इसको कहते हैं लाइट प्यूनिंग, ठीक है, इसको कहते हैं लाइट प्यूनिंग, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड मेथड पे, जो है हमारा थिनिंग आउट। फ्रेंड इसमें क्या करते हैं ना, पूरे ब्रांचेस को, प्लांट के जो ब्रांचेस होता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट के पूरे ब्रांचेस को हम साफ कर देते हैं, उसको थिनिंग आउट कहते हैं, ठीक है। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा डीहोरिंग। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ना, तो इसमें कुछ ही मेजर ब्रांचेस को काटते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप देख लीजिए, ये एक मोटा पेड़ है, ठीक है, बहुत मोटा पेड़ है, ठीक है, और इसमें नीचे रूट्स हैं। अब इसमें फ्रेंड्स कुछ जो ब्रांचेस निकले होंगे बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, कुछ होंगे बहुत ज़्यादा पतले, कुछ मीडियम साइज़ के वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो लाइट होंगे ना या फिर क्रॉप होंगे, जैसा आपका रिक्वायरमेंट, जैसे फार्मर का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो कटिंग करेगा कुछ मेन ब्रांचेस का ही, उसको कहेंगे डीहोरिंग। फोर्थ एंड द लास्ट इसका मेथड है फ्रेंड्स, वो है बल्क प्यूरिंग। फ्रेंड्स बल्क प्रूनिंग में क्या होता है ना, हम बहुत हैवी प्रूनिंग करते हैं, मतलब कुछ हैवी अमाउंट में प्रूनिंग करते हैं पूरे ट्री के ऊपर, ठीक है, ताकि नए से नए फूड ग्रो कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, रिंग एंड ग्रिलिंग, ये फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही इंसर्ट इसमें डाला है, ये इसलिए डाला है क्योंकि ये टॉपिक आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, फॉर माइंड नॉलेज, मेरे हिसाब से आपको ये जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स आइए इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। रिंग एंड ग्रिलिंग। रिंग जो होता है ना फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बार्क होता है ना फ्रेंड, जैसे मैं बताता हूँ, ड्राइंग समझाता हूँ आपको, अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन पहले उससे पहले डिफिनेशन बताता हूँ। रिंगिंग कंसिस्ट ऑफ रिमूवल अ रिंग ऑफ बार्क अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड अराउंड द ट्रंक ऑफ ब्रांचेस। होता है कि फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे हैं ना, ये देख पा रहे हैं ना, इसमें क्या करते हैं, रिंग ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, ये जो ब्रांच देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल वाले जो ब्रांच होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, हम नॉर्मल वाले ब्रांच में ये हल्का सा कट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हल्का सा कट किया गया है, ऐसा कट किया जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसमें से ब्रांचेस निकल पाएँ और वो अच्छी तरह से ग्रो करें, ठीक है, इसलिए यूज़ होता है। ये रिंगिंग होता है फ्रेंड्स, इसका रिंगिंग का मैंने बताया। अब गिडलिंग बताता हूँ फ्रेंड। गिडलिंग इज अ मोल्डर ट्रीटमेंट टू ड्रॉ अ नाइफ अराउंड द ब्रांच सो एज टू कट थ्रू द बार्क बट नॉट द वुड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं ना, गिडलिंग और बार्किंग, रिंगिंग थोड़ा अलग है। रिंगिंग में क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको थोड़ा छील देते हैं, समझ रहे हो ना। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे आपका ये एक नॉर्मल है ना, रिंगिंग में क्या करेंगे ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, हल्का छील देंगे चाकू से, हल्का सा, ज़्यादा नहीं छिलना, ज़्यादा एकदम नहीं कुछ करना है। लेकिन इसमें क्या करते हैं ना गिडलिंग में फ्रेंड्स, इसमें इतना छिलते हैं कि उसका अंदर का जो पार्ट है ना, छुप, आपने देखा होगा फ्रेंड, किसी भी एक स्टेम का अंदर में एक पतला सा सिक्के जैसा कुछ रहता है, ठीक है, उसको बस दिखना चाहिए, बाकी सारा बाहर का पार्ट को हम निकाल देते हैं, उसको गिडलिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो। इसमें ये बताया गया फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पॉइंट में लिखा है, वायर टायर्ड वेरी फैमिलियर अराउंड द स्टेम ऑल्सो सर्व द सेम पर्पज। वही मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो बीच में आपका जो अंदर में एक तना रहता है, पतला सा तना के अंदर भी एक पतला तना रहता है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि उसका भी सेम पर्पस होता है, न्यूट्रिशन कैरी करना, बस यही बात है। इसके 4 पार्ट्स है फ्रेंड, नॉचिंग, बेंडिंग, स्मूथिंग एंड रूट प्रूनिंग। फ्रेंड्स इसका बस आप जान लीजिए, ये 4 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है, रिंगिंग एंड गिडलिंग। इसके बारे में पूछा नहीं जाता, ओके, अगर पूछा जाए तो पार्ट्स ही पूछे जाते हैं, टाइप पूछे जाते हैं, उसके ज़्यादा डिफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे जो है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है हमारा ह्यूमिडिटी, पॉलिनेशन, पॉलिनेटर वगैरह वगैरह। चलिए फ्रेंड्स पहले समझ लेते हैं ज्यूमिनिटी क्या होता है। ज्यूमिनिटी फ्रेंड्स होता क्या है ना, ये एक अर्ली फेज होता है हमारे सीड जर्मिनेशन से लेके फ्लावरिंग के बीच में। देखिए फ्रेंड्स, बीज है, बीज को आपने ज़मीन में गाड़ा, ठीक है, अब ज़मीन से प्लांट निकलने से लेके उस प्लांट में फ्लावर के ग्रो करने तक के बीच का जो फेज होता है उसको ज्यूमिनिटी कहते हैं,
समझ रहे हैं फ्रेंड्स, डिफिनेशन में वही लिखा है, Germination is the early phase of plant growth from seed germination during which flowering cannot be introduced. फ्लावरिंग के इंट्रोड्यूस होने से पहले तक और सीड लगाने के बाद तक इन दोनों बीच में जो स्टेज होता है, जो फेज होता है, उसको हम जेनुइनिटी कहते हैं। ठीक है, अब पॉलिनेशन पे आते हैं फ्रेंड्स। पॉलिनेशन तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, डायग्राम से समझ पा रहे हैं। पॉलिनेशन एक फ्रेंड्स प्रोसेस है फ्रेंड, जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, जो कि मेल पार्ट होता है एंथर और फीमेल पार्ट तक जो लेके जाता है उसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, अब स्टिग्मा से ट्यूब से होते हैं वो ओवरी पे जाता है, ओवरी में फर्टिलाइज हो जाता है, फिर कोई फ्लावर फूड बियर करता है। आप तो ये जानते होंगे फ्रेंड, ये मैं बताया फ्रेंड्स, ये जो बर्ड्स है ना, फ्लाइज है या हनी बीज है, ये कैसे यहाँ से उठ के फिर यहाँ पे आते हैं। इनमें मेल पार्ट जो होता है, वो जो होता है मेल पार्ट में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसके पैरों पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और वो जब फीमेल पे आता है, ठीक है, फीमेल पे जब आता है, फीमेल प्लांट पे और फ्लावर पे जब बैठता है, तो स्टिग्मा जो होता है वो उस पोलन ग्रेन को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर संभाल लेता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। समझ रहे हैं, रिप्रोडक्शन होगा, फिर एक फ्रूट बेयर हो जाएगा, फ्रूट उसमें ग्रो हो जाएगा। पॉलिनेशन में ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनाइजर क्या होता है? पॉलिनाइजर फ्रेंड्स बहुत आसान है। अ प्लांट दैट इज अ सोर्स ऑफ पॉलन, जो भी प्लांट पॉलन का सोर्स होगा। पॉलन ग्रेन समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? पॉलन ग्रेन तो आप जानते ही होंगे, इतना तो फार्मर को पता ही होगा फ्रेंड पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता है फ्रेंड्स तो मैं बता दूं कि आपने चाइना रोज़ देखा है? चाइना रोज़ से एक डंटी निकली रहती है, देखा होगा आपने, एक पतली सी कोई भी फ्लावर है, ठीक है, उसमें से चाइना रोज़ है, उसमें से एक डंटी निकली रहती है। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ होते हैं पीले पीले कलर के, समझ रहे हैं फ्रेंड्स? उसमें कुछ येलो येलो डॉटेड्स होते हैं, उसको जब हाथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो हाथ में आते ही घुल जाते हैं, उसको पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। वही चीज़ मधुमक्खी के पैर पे चिपक जाता है, फिर स्टीमा तक जाता है वही पैर मधुमक्खी का, वहाँ पे जब वो बैठता है और वहाँ से हनी निकालता है, तब वो उसमें स्टिक हो जाता है और फिर रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स इसको कैसे होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चल के हमको ये पता चलेगा कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे जो है फ्रेंड्स वो है हमारा पॉलिनेटर। पॉलिनेटर जो पॉलिनेट करता है किसी भी फ्लावर को, उसको पॉलिनेटर कहते हैं। अब वो विंड से हो सकता है, विंड पॉलिनेटर हो सकता है, हनी भी पॉलिनेटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट पॉलिनेटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इट इज अ सोर्स विच ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। स्टिग्मा तक जो भी स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को लेके जाएगा वो एक पॉलिनेटर है। वो विंड भी हो सकता है, हनी भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइजर पे आते हैं। फर्टिलाइजर तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें मेल पार्ट प्लांट का और फीमेल प्लांट का दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं और जायगोट फॉर्मेशन करते हैं। और जब ये जायगोट को फॉर्मेशन करते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को। अब मैं डेफिनेशन बता दूं, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजिंग एन एग और ऑफ female part involving the fusion of male and female gamete to form zygote। समझ रहे फ्रेंड? इजी टर्म्स है फ्रेंड्स, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे आता है जो है हमारा पार्थिनोकार्पी। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये जनरली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज या फिर आपके इंटरव्यू में। ये छोटे छोटे टर्म्स है जो पूछे जाते हैं फ्रेंड्स किसी भी जॉब्स में। फ्रेंड्स, द नेचुरल और आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट without fertilization of oleus which make the fruit seedless। अच्छा फ्रेंड्स, आप तो ये जानते होंगे ना कि हम अगर कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, सच एज बीटी कॉटन, आपने नाम सुना है ना, ये एक ऐसा क्रॉप है जिसमें सीड नहीं होता। आप इस क्रॉप को ख़रीदना पड़ेगा, इसका सीड आपको मतलब इस क्रॉप को आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपने जो भी मेन कल्टिवेटिंग लैंड है उसमें लाके उसमें लगाना पड़ेगा, प्लांट करना पड़ेगा, फिर इसको ग्रो कराना पड़ेगा। फिर इसके जो कॉटन आएंगे, जो कॉटन इसमें से निकलेगा, उसको फिर आपको मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। और फिर दोबारा जब आप कल्टिवेशन करना है तो इसके सीड नहीं होते फ्रेंड्स। वो जो प्लांट लगाए उसमें से सीड नहीं निकलेगा, उसमें सिर्फ कॉटन नहीं निकलेगा और कुछ नहीं।
आपको सीड फिर दोबारा जाकर मार्केट में खरीदना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पार्थिनोकार्पी में यही होता है। पार्थिनोकार्पी एक प्रोसेस है जिसमें हम नेचुरली ये हो सकता है प्लांट के द्वारा या आर्टिफिशियली हम लोग मिलके, इंसान लोग मिलके एक नया फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। जेनेटिकली भी हो सकता है या फिजिकली, जैसा भी हो, हम एक नया फ्रूट मॉडिफाई करते हैं जिसमें हम विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ओव्यूल का या फिर कहते हैं मेल पार्ट का बिना हेल्प लिए हम फ्रूट बना देते हैं। लेकिन वो फ्रूट जो होगा ना वो सीडलेस होगा, उसमें कोई भी बीज नहीं होगा, उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? अब आते हैं अनफ्रूटफुलनेस। फ्रेंड्स आपने देखा होगा ऊपर जो डिवीजन किया गया टॉपिक का वो थोड़ा अलग है, और मैं यहाँ समझा रहा हूँ अलग है। मैंने इसलिए अलग रखा है फ्रेंड्स क्योंकि पॉलिनेशन आपको समझना ज़रूरी है, फिर पार्थिनोकार्पी आपको समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप अनफ्रूटफुलनेस समझ पाएंगे। क्यों, आपको सब समझ में आ जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अनफ्रूटफुलनेस। ये एक अनफ्रूटफुलनेस जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या बताऊँ, एक डिसएडवांटेज मानिए या फिर एक डिजीज़ मानिए या फिर एक स्टेज मानिए जिसमें प्लांट जो होते हैं ना वो फ्लावरिंग करने का कैपेसिटी वो खो देते हैं, मतलब वो फ्लावर ग्रो ही नहीं कर सकते। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? वो फ्लावर ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ गया होगा, कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, वो सीड डॉर्मेंसी हो सकता है या फिर कुछ अदर सीड जनरेशन नहीं हो पा रहा होगा या न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होगा या सनलाइट के कुछ प्रॉब्लम होंगे या फिर वाटर नहीं मिल पा रहा होगा, एयर सुटेबल नहीं होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट सुटेबल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसकी वजह से अगर वो फ्रूट या फ्लावर या फ्रूट बियर नहीं कर पाता, खिल नहीं पाता उसमें या फिर पक नहीं पाता फ्रूट उसमें, तो उसको अनफ्रूटफुलनेस कहते हैं। ये एक डिजीज़ की तरह आप ले सकते हैं किसी भी प्लांट या क्रॉप में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसके। दो फैक्टर हैं फ्रेंड्स जो जनरली डिपेंड करते हैं कि अनफ्रूटफुलनेस होगा या नहीं होगा। पहला है इंटरनल फैक्टर, सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स मैंने फ्रेंड्स 3 बताया है, और इस 3 में ही काफ़ी है। इम्पोटेंसी, इनकम्पेबिलिटी और एम्ब्रियो अबॉर्शन। एम्ब्रियो अबॉर्शन समझते हैं फ्रेंड्स? मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स, इसका मैंने डिफिनेशन नहीं बताया क्योंकि ये टर्म्स जो है वो समझने वाला है, रटने वाले नहीं है, समझने वाले। एम्ब्रियो अबॉर्शन समझते हैं फ्रेंड्स? अच्छा, ह्यूमन में कैसे अबॉर्शन होता है आप जानते हैं? ह्यूमन में जब किसी भी मदर के क्या बताएं, गर्भ से, कोई मदर के गर्भ से, किसी माँ के गर्भ से समय से पहले ही अगर बच्चे को निकाल लिया जाता है, इसको अबॉर्शन कहते हैं। आप समझ रहे हैं? टाइम से पहले, बहुत टाइम से पहले, समझ रहे हैं ना? अभी बच्चा ग्रो भी नहीं हुआ, 1 साल या 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, उसको निकाल दिया गया, मार दिया गया, तो इसको अबॉर्शन कहते हैं। अब इम्ब्रियो अबॉर्शन क्या हुआ फ्रेंड्स? आप अगर इम्ब्रियो को ही, प्लांट का जो इम्ब्रियो होता है उसी को अगर निकाल दिए ना उस प्लांट से, उसको इम्ब्रियो अबॉर्शन कहेंगे। आप समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? इनकम्पैटिबिलिटी मतलब फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। जैसे कि अब देखिए होता क्या है, अब पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है उड़ के स्टिग्मा में आया। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा के अंदर जाने का जो स्पेस होता है, पॉलन ग्रेन जिस मेथड से, स्टाइल जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो अंदर जाएंगे वही डैमेज हो, या वो इतना लॉन्ग हो कि पॉलन ग्रेन जाते जाते वो ख़त्म हो जाए, या और भी अलग अलग तरीके, या आपका जो इम्ब्रियो हो, एग हो, वही ठीक ना हो, ख़राब हो प्लांट का, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। वो उसको इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब फ्रेंड्स दूसरे के प्रति हम पूरे नहीं हैं, आधे हैं। वो जितना चाहता है हमसे, जितना उम्मीद रखा है, उतना हम नहीं कर सकते, उतना मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं, उसको इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंसी फ्रेंड्स, ये भी फैक्टर्स है फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट इसमें फैक्टर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स कि आपने कैसा न्यूट्रिशन दिया है किसी भी प्लांट को, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये तो इंटरनल फैक्टर्स हो गए फ्रेंड्स। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल फैक्टर आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? क्या क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाइमेट, वाटर रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, यही सब आएंगे। जनरली बात है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या इफेक्ट कर सकता है, यही सब आएंगे। तो मैं यही सब बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है क्लाइमेट फ्रेंड्स। टेम्परेचर आप जानते हैं फ्रेंड्स कि टेम्परेचर है किसी प्लांट का, क्रॉप का अगर वैरी करने लगा, मेंटेन नहीं रहा, ठीक नहीं रहा, तो कितना इफेक्ट करेगा तो बताना ही मुश्किल है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। अब हर एक क्रॉप का तो अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होगा ना, तो जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे बताऊँ।
देखिए फ्रेंड्स बताता हूँ, वेरिएशन इन डे एंड नाइट टेम्परेचर और एक्सट्रीम fluctuations or continuously hot temperature adversely affect the pollination and fruit set in most of the fruits. होगा क्या फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका फ्लावर पॉलन ग्रेन तैयार है, स्टिग्मा तैयार है, स्टिग्मा तैयार है पॉलन ग्रेन लेने के लिए, पॉलन तैयार जाने के लिए। अब होगा क्या फ्रेंड्स ऐसा ना कि मान लीजिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो पॉलन ग्रेन जो है वो ऐसा हो कि वो ख़राब हो जाए या टूट के गिर जाए, या जो जिस प्रोसेस से ले जाया जा रहा है, जिस प्रोसेस से वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस पॉलिनेटर द्वारा वो एक दूसरी जगह ले जाया जा रहे हैं, उनका टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, तो उसकी वजह से वो डैमेज हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, तो साइल तक या फिर स्टिग्मा तक पहुँचेंगे नहीं, पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। रेनफॉल भी है फ्रेंड्स, अगर जिस समय उनका पॉलिनेशन होना है उसी समय बरसात हो जाए और उनका पॉलन ग्रेन या फिर जो स्टिग्मा है वो डैमेज हो जाए तब भी नहीं होगा। विंड्स तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अब हवा से देखिए फ्रेंड्स, विंड तो एक पॉलिनेटर है ही, एक पॉलिनेटर है ही, वो मदद करता है पॉलिनेट करने में, लेकिन वो एक डिसएडवांटेज भी है। अगर ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, जो पॉलिनेटर मेल पार्ट से उठे थे वो मेल पार्ट में गिर जाए। अब हवा है फ्रेंड्स सर, उसको थोड़ी पता है कि फीमेल किधर है मेल किधर है, वो तो अब चल रहा है तो चल रहा है ना, कैसे भी कहीं भी जा सकता है, तो वही बात है फ्रेंड्स। फोर्थ है फ्रेंड्स हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस में कितना ज़रूरी है तो हम बता ही नहीं सकते, पॉलिनेशन में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी लाइट की तो कितना इफेक्ट करेगा आप सोच भी नहीं सकते। टेम्परेचर, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर तो आप जान ही रहे। सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मॉइस्चर इन सॉइल। देखिए फ्रेंड्स, अनफ्रूटफुलनेस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉइस्चर सॉइल की वजह से भी हो सकता है। अब हो सकता है फ्रेंड्स मॉइस्चर कंटेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर जगह, किसी पर्टिकुलर लैंड का ठीक ना हो, जिसकी वजह से फॉर्मेशन जो हो सकता है वो सीड का ना हो पाए, वो बेयर ना कर पाए ग्रेप्स या फ्रूट या फिर फ्लावर्स। ठीक है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स मैं बात। सॉइल में यही है, सॉइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से अनफ्रूटफुलनेस का सामना करना पड़ सकता है किसी भी क्रॉप को। न्यूट्रिशन भी है फ्रेंड्स, अब किसी भी क्रॉप को राइट अमाउंट में क्या नहीं मिला, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जो भी है जितना भी उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, अगर वो नहीं मिला, सनलाइट और भी अदर फैक्टर्स है, नहीं मिला तो अनफ्रूटफुलनेस होगा, फ्लावर ग्रो नहीं कर पाएगा। एक का भी कमी होगा तो फ्लावर ग्रो नहीं कर पाएगा, फ्रूट नहीं बियर कर पाएगा। तो सीधी बात। फोर्थ जो है फ्रेंड्स वो हमारा प्रूनिंग। ठीक है, प्रूनिंग, हाँ प्रूनिंग भी एक पार्ट है फ्रेंड्स। प्रूनिंग तो ऊपर समझाया ना क्या होता है। अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने प्रूनिंग ठीक से ना किया हो, जिस चीज़ बात का ध्यान रखना चाहिए वो आपने ना रखा हो, तो अनफ्रूटफुलनेस का एक डिसएडवांटेज देखने मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें बताया गया है फ्रेंड्स। मैं बता देता हूँ। पहला लाइन कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। सेकंड लाइन जो अनप्रून्ड ग्रैप्स बियर लिटिल क्रॉप्स विथ स्मॉल ब्रांचेस। ठीक है, स्मॉल ब्रांचेस एज कंपेयर टू प्रून्ड वाइन्स। देख फ्रेंड्स, जो प्रून्ड है ना, जो मतलब कि अच्छी तरह साफ़ किया गया है, ब्रांचेस को अच्छी तरह से क्लियर किया गया, उनके स्पेस सब चीज़ मेंटेन किया गया है। प्रूनिंग में जो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैटर में आपने जाना, जो भी ध्यान रखा जाता है, अगर उसमें से एक बात का भी आपने ध्यान नहीं रखा और कुछ कमी हो गई किसी भी क्रॉप में या फिर कुछ गलती कर दिया आपने प्रूनिंग करते हुए, तो उसका इफेक्ट आपको प्लांट में देखने मिलेगा एज अनफ्रूटफुलनेस। उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, या उसको लाइट नहीं मिलेगा, या जितना लीफ को लाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, एनर्जी न्यूट्रिशन मतलब खाना बनाने के लिए, उतना उसको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है प्रूनिंग, अगर आप ठीक से ना करें तो। चलिए फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपना मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मैंने फ्रेंड्स स्टार्टिंग से एक वीडियो में मैंने एक गलती करके आया हूँ, मैं अब भी सुधारना चाहूँगा उसको। एरोमेटिक जो होता है ना फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है स्मेल, खुशबू, सुगंध। थर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। पहला ही वीडियो जो था वो था उस स्कोप जो था उसमें लिखा हुआ था एरोमेटिक स्लैश रिलीजन। उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया फ्रेंड, उसकी वजह से दिक्कत हो गया, लेकिन अब मैं सुधार देता हूँ फ्रेंड्स। एरोमेटिक प्लांट्स मतलब स्मेल वाले प्लांट जिसमें सुगंध होता है। ठीक है, और मेडिसिनल प्लांट जो होता है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है जिसका हमें दवाई या फिर अदर इसेंशियल
डिजीज़ एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। दीज आर बायोनिकल रॉ मटेरियल ऑल्सो नोन एज हर्बल ड्रग्स दैट आर प्राइमरली यूज फॉर थेरेपिक। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? मेडिसिनल क्या होता है? मेडिसिनल एक बायो टेक्निकल रॉ मटेरियल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ड्रग के लिए, मेडिसिन के लिए और अदर फैक्टर्स के लिए। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स इसीलिए यूज होता है। एरोमेटिक प्लांट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो जनरली यूज होता है कॉस्मेटिक्स के लिए। मैंने बताया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे बताया मैंने, कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, हेल्दी फूड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं और अदर हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको याद होगा फ्रेंड्स, तो मैंने ये भी बताया था कि, नहीं बताया हो तो मैं मेंशन कर देता हूँ। इत्र जो होता है ना फ्रेंड्स, वो फ्रूट से बनता है, सॉरी फ्लावर से बनता है। अब बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है फ्रेंड जिसका आजकल परफ्यूम अवेलेबल है या इत्र अवेलेबल है। तो कैसे है फ्रेंड्स, वो ये सब प्लांट्स के फ्लावर से ही बनाए जाते हैं। तो कितना हेल्पफुल है फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए। और अगर लाइक नहीं दबाया तो यार एक लाइक बनता है प्लीज़। चलिए फ्रेंड्स, टारगेट लगते हैं लाइक का 50 लाइक्स मिनिमम। और प्लीज़ यार एक लाइक बंद कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दे चैनल को, जो भी नए हैं। और अगर आपने इससे रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी या फिर बायोकेमिस्ट्री या जो भी जितने सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, मैंने सबके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और हमने कोशिश किया है कि आपको अच्छी से समझ में आए, और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए। और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, डोंट वरी। चलिए तब तक के लिए फ्रेंड्स, सिया टाटा बाय बाय।